Good morning everyone. This is Prerna Khan, nursing tutor in Department of Mental Health Nursing. Today we are going to start with the topic of crisis. Under crisis we are going to cover its definition, and we are going to learn about crisis proneness. We are going to learn about types of crisis, phases of crisis, and sign and symptoms of crisis. The first thing is we need to understand what is crisis. Crisis is a life event that an individual perceives as stressful to the extent that normal coping mechanisms are insufficient. क्राइसिस में होता क्या है, ये एक लाइफ इवेंट है, ठीक है। आपके साथ लाइफ में किसी इंडिविजुअल के साथ कोई चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा मेंटली और साइकोलॉजिकली हमें अफेक्ट करती है, ठीक है। सो क्राइसिस इज़ अ लाइफ इवेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल है डेथ ऑफ आवर लव्ड वन, ठीक है। सो क्राइसिस इज़ अ लाइफ इवेंट दैट एन इंडिविजुअल परसीव्स, ठीक है, इंडिविजुअल परसीव्स एज स्ट्रेसफुल। इंडिविजुअल उस क्राइसिस, उस सिचुएशन को, उस इवेंट को जो है स्ट्रेसफुल परसीव करता है। परसेप्शन का मतलब क्या है, परसीव का मतलब क्या है, द वे इन विच समथिंग इज अंडरस्टूड, मतलब आप उसको ऐसा समझ रहे हो, ठीक है। तो क्राइसिस इज अ लाइफ इवेंट दैट एन इंडिविजुअल परसीव्स एज स्ट्रेसफुल टू द एक्सटेंट दैट नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म्स आर इनसफिशिएंट। कोपिंग मैकेनिज्म्स जो हमारे होते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। कोपिंग मैकेनिज्म्स, हम किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को, किसी प्रॉब्लम को कैसे कोप अप करते हैं, तो हमारे सबकी इंडिविजुअली मैकेनिज्म्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स। एग्जांपल अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का एग्जांपल है नॉट ईटिंग फूड, ठीक है, खाना बंद कर देना। और हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स का मतलब एग्जांपल ये है कि प्रॉब्लम को, इवेंट को अंडरस्टैंड करना और सल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि क्राइसिस होता क्या है। क्राइसिस क्या होता है कि हमारे लाइफ में ऐसा कोई इवेंट और ऐसा कोई सिचुएशन आता है जिसको हम देखकर, जिस सिचुएशन को हम फेस करके घबरा जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल कोपिंग मैकेनिज्म है, जो नॉर्मली हम किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, कोप करते हैं, वो काम नहीं करती है, ठीक है, वो काम ही नहीं करती है। सब क्राइसिस का एक कॉमन सा एग्जांपल है डेथ ऑफ लव्ड वन, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और अर्थक्वेक, फ्लड, जिसमें सब कुछ जो है ख़त्म हो जाता है इंडिविजुअल्स का। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ क्राइसिस। जो ये क्राइसिस प्रोननेस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्राइसिस प्रोननेस। तो क्राइसिस प्रोननेस होता क्या है। हेंड्रिक्स in 1985 suggested that certain individuals are more prone to crisis than others. Okay? The following are the characteristics often found in individuals who are regarded as being more susceptible to crisis. हेंड्रिक्स ने इन 1985 में उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग जो है क्राइसिस को, कुछ लोगों को क्राइसिस बहुत जल्दी से अफेक्ट करता है, या बहुत जल्दी क्राइसिस में चले जाता है, ठीक है। अगर मतलब कुछ हम में से भी कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो क्राइसिस को अच्छे से फेस कर सकते हैं, या फिर क्राइसिस जो उनके साथ इतनी होती नहीं है। बट कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके साथ क्राइसिस ज़्यादा होती है, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हेंड्रिक्स जो एक साइंटिस्ट है उन्होंने दी है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है डिससेटिस्फैक्शन विद एम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आप अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी जॉब को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, या फिर आपके पास काम नहीं है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो है क्राइसिस में जल्दी से जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ अनरिजॉल्व्ड क्राइसिस, अगर ऑलरेडी पास्ट में किसी इंडिविजुअल के साथ क्राइसिस हुई हो और उसको उन्होंने सॉल्व नहीं की, उसका सोल्यूशन नहीं निकाला, तो उनको भी क्राइसिस बहुत जल्दी से होती है। हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़, कुछ इंडिविजुअल्स जो सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं वो भी क्राइसिस में जल्दी से चले जाते हैं। पुअर सेल्फ एस्टीम, अनवर्दीनेस, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा लो
फील करते हैं, बेसिकली पुअर लो सेल्फ एस्टीम। तो जिन इंडिविजुअल का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है वो भी क्राइसिस में जल्दी चले जाते हैं। सुपरफिशियल रिलेशनशिप विद अदर्स, मतलब सिर्फ कहते हैं ना दूसरों के साथ सिर्फ ऊपर ऊपर का रिश्ता, ठीक है। तो जो लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा डीप रिलेशनशिप नहीं बनाते, बी इट फैमिली बी इट फ्रेंड्स, तो वो लोग भी क्राइसिस में जा सकते हैं जल्दी से। तो ये था हमारा क्राइसिस प्रोननेस। देयर आर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। अनदर वन इज डिफ़िकल्टी इन कोपिंग विद एवरीडे सिचुएशंस। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको डेली जो एवरीडे की सिचुएशंस होती है नॉर्मल सी, ठीक है, असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करना, प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करना, तो ये भी जिनको डिफ़िकल्टी होती है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें भी क्राइसिस बहुत जल्दी से हो जाता है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सपोर्ट सिस्टम्स, जिन इंडिविजुअल्स के पास रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, पीपल होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, बट वो उनको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी क्राइसिस में ज़्यादा इजीली चले जाएंगे। अलूफनेस एंड लैक ऑफ केयरिंग, जो अकेले रहते हैं वो लोग भी क्राइसिस में ज़्यादा इजीली जाते हैं। द नेक्स्ट हेडिंग इज टाइप्स ऑफ क्राइसिस। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्राइसिस है वो है मैचुरेशनल क्राइसिस। Maturational crises have to do with the predictable transitions individual experience as they move from one stage of human development to another. Maturational crisis का मतलब ये है, आपको मैच्योर का मतलब तो हमें पता ही है, ठीक है। तो यानी मैचुरेशनल क्राइसिस में ये होता है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन ग्रोथ जो होती है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाना, ठीक है, तो उसमें जो इंडिविजुअल को अगर क्राइसिस आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं मैचुरेशनल क्राइसिस। फॉर एग्जांपल 30 का हो जाना, ठीक है, मतलब बेसिकली वो एक मिड लाइफ हो जाती है, तो वो एक मैचुरेशनल क्राइसिस है, ठीक है। एग्जांपल है आपका टीन एज से एडोलेसेंट एज ग्रुप में आना, एडोलेसेंट से एडल्ट एज ग्रुप में आना, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप मैच्योर हो रहे हो, न्यू एज ग्रुप में जा रहे हो, जैसे जैसे आप डेवलप हो रहे हो, तो आप उस स्टेज पे शॉर्ट पीरियड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है जब आप टीन एज से एडोलेसेंट एज ग्रुप में जाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड हो जाते हो, तो वो उसको हम बोलेंगे मैचुरेशनल क्राइसिस। मैचुरेशनल क्राइसिस में यही होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन जो ग्रोथ है उसको लेकर कोई क्राइसिस होना, ठीक है। Those transitional periods or events most commonly known to increase the risk of crisis are, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है कि प्रीवियस स्लाइड में जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू एज ग्रुप में जाने से जो है क्राइसिस होते हैं, एडोलेसेंट, मैरिज, मिड लाइफ, रिटायरमेंट, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली। मैचुरेशनल क्राइसिस के बाद है हमारा सिचुएशनल क्राइसिस। Situational crises arise suddenly and unexpectedly from an external source and are events or circumstances that threaten the physical, social and psychological integrity of individuals, such as loss of job, divorce, mental illness, death of a child, etc. Situational crisis जो है basically आप ये वर्ड समझो सिचुएशनल, ठीक है, मतलब सिचुएशंस पे जो आपको क्राइसिस आती है। सिचुएशनल क्राइसिस सडनली आती है, अनएक्सपेक्टेडली आती है, ठीक है। एग्जांपल आपका सिचुएशनल क्राइसिस का है जॉब लूज़ कर देना, ठीक है, डिवोर्स सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है ना। मेंटल इलनेस अगर आपको हो जाती है तो वो भी सडन और अनएक्सपेक्टेड। डेथ ऑफ अ चाइल्ड, किसी पेरेंट्स की बच्चे की अगर डेथ हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड। इवन डेथ ऑफ अ पेरेंट इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड सडन, तो उसको भी हम सिचुएशनल क्राइसिस ही बोलेंगे। इससे हमारा जो फिज़िकल, सोशल और साइकोलॉजिकल जो हमारा इंटीग्रिटी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हम लोगों से बात करना छोड़ देते हैं, अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं फिज़िकली, और साइकोलॉजिकली ऑल्सो वी आर डिस्टर्ब्ड। Then there is the third type of crisis which is social crisis.
So social crisis have been called events of disaster. बेसिकली सोशल क्राइसिस में हमारा जो आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, सोसाइटी, सोशल, यू नो, ऑल टुगेदर, अगर आप ग्रुप में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम बोलेंगे सोशल क्राइसिस. दे आर रेयर अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड मे रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स सच एज फ्लड, फायर, अर्थक्वेक. तो जैसे मैंने आपको भी बोला, सोशल क्राइसिस हैव बीन कॉल्ड इवेंट और डिजास्टर. ठीक है, नॉट ओनली एन इंडिविजुअल सफर्स फ्रॉम दिस क्राइसिस बट अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल टुगेदर. ठीक है, किसी एक ही इंडिविजुअल नहीं सफ़र करता सोशल क्राइसिस में. सोशल क्राइसिस में जो है ऑल टुगेदर ज़्यादा लोग, ठीक है, 2 और more पीपल, और यू कैन से ग्रुप ऑफ पीपल, दे सफ़र. ठीक है, ये बहुत रेयर होते हैं सोशल क्राइसिस, और अगर होते भी हैं तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं. एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, नेचुरल डिज़ास्टर में जैसे फ्लड होता है, फायर होती है, अर्थक्वेक, ये सब डिज़ास्टर सिर्फ एक बंदा नहीं सफ़र करता है, ये काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ऑल टुगेदर सफ़र करते हैं. इनको हम सोशल क्राइसिस बोलते हैं. सेकेंड है इंटरपर्सनल डिज़ास्टर्स. ठीक है, सच एज असॉल्ट एंड रेप. मतलब एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं. ठीक है, रेप जो है ये भी एक सोशल क्राइसिस है. जो गर्ल चाइल्ड है या फिर जिसके साथ भी whoever the rape victim is, उसके साथ साथ जो है उसकी फैमिली भी सफ़र करती है, सोसाइटी भी सफ़र करती है. ठीक है, तो ये है इंटरपर्सनल डिज़ास्टर. सो दिस वाज अंडर सोशल क्राइसिस. पहला था हमारा मैचुरेशनल क्राइसिस, फिर था हमारा सिचुएशनल क्राइसिस, थर्ड था हमारा सोशल क्राइसिस. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ क्राइसिस. नेक्स्ट जो है हम जाएंगे फेजेस ऑफ क्राइसिस. ठीक है, क्राइसिस की फेजेस क्या है. तो गेराल्ड कैप्लान जो है 1964 में इन्होंने क्राइसिस के 4 फेजेस दिए थे. ठीक है, ही वॉज अ पायोनियर इन फील्ड ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन. तो इन्होंने 4 स्टेजेस दिए थे. सबसे पहला स्टेज है इनिशियल थ्रेट और ट्रिगरिंग इवेंट. 4 स्टेज में से सबसे पहले स्टेज के नाम है इनिशियल थ्रेट और ट्रिगरिंग इवेंट. People are faced with a problem or conflict. In an effort to lower the level of anxiety, they employ various defense mechanisms. For some people with strong coping skills, the problem may be resolved, the threat disappears and there is no crisis. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल थ्रेट होगा. कोई थ्रेट है, ठीक है, आप इंडिविजुअल को कोई थ्रेट होता है या फिर एक ट्रिगरिंग इवेंट होता है, यानी जिससे आप टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हो, आप स्ट्रेस में चले जाते हो. तो यहाँ पे आप एक इंडिविजुअल हो, आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप उसे फेस कर रहे हो. ठीक है, उस प्रॉब्लम को जब आप फेस कर रहे हो तो आप जो है अपना डिफेंस मैकेनिज़्म, वेरियस डिफेंस मैकेनिज़्म जो है उसे यूज़ करते हो ताकि जो आपका कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. बेसिकली आप सोल्यूशन फाइंड करते हो, और ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करके. तो अब जिसके पास कोपिंग स्किल्स जो स्ट्रॉन्ग होती है, जिनके पास डिफेंस मैकेनिज़्म स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे और जो थ्रेट है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन देयर आर सम पीपल जिनके पास जो है कोपिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होती और फिर प्रॉब्लम तो वो नेक्स्ट स्टेज में चले जाते हैं. ठीक है, अगर उनकी प्रॉब्लम्स इसी स्टेज में सॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे फिर कोई क्राइसिस नहीं होगी. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो इनिशियल थ्रेट के बाद आपको हमारा आएगा एस्केलेशन. इफ़ द प्रॉब्लम परसिस्ट एंड यूजुअल defensive response fails, anxiety continues to rise to serious level causing extreme discomfort. अब प्रॉब्लम को आप सोल्यूशन फाइंड कर रहे हो, ठीक है, सोल्यूशन आपको स्टेज 1 में नहीं मिला, आपने अपनी सारी डिफेंस मैकेनिज़्म जो यूज़ कर ली, तो इसीलिए आप सेकेंड स्टेज में चले गए हो. सेकेंड स्टेज में जब आप चले गए तो वहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आपके जितने भी डिफेंस मैकेनिज़्म है वो सब कुछ फेल कर रहे हैं.
इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका जो एंजाइटी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे जैसे आपका एंजाइटी लेवल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आप जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करोगे। ठीक है, आप जितने भी आपके वेरियस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारी एबिलिटीज़ होती है, वो जब अनसक्सेसफुल भी हो जाती है स्टेज में, ठीक है, तो आप इस स्टेज में आप क्या फील करोगे इस स्टेज में? द पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी थिंकिंग, स्लीपिंग एंड फंक्शनिंग। जब आप सेकेंड स्टेज में चले जाते हो तो आप सोचना जो है उसमें डिफ़िकल्टी हो जाती है, आपको नींद नहीं आती, आप सही से फंक्शन नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये सब आपका सेकेंड स्टेज में होगा। ट्रायल एंड एरर एफर्ट्स आर इनिशिएटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। फिर आपको जब ऐसा लगता है कि आपकी प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप न्यू स्किल्स जो है वो ट्राई करोगे। ठीक है, ट्राई करोगे, फिर एरर, ट्राई एरर। अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ट्राई करने के बाद भी वो प्रॉब्लम नहीं फेस कर पा रहे हो तो आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज जो है हमारा वो है क्राइसिस, मेन स्टेज। मेन स्टेज, इससे पहली स्लाइड में यही लिखा हुआ है कि लैक ऑफ सक्सेस इन फाइंडिंग अप्रोप्रिएट कोपिंग स्ट्रैटेजी लीड्स टू अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। मतलब यही कि अगर आपको जो है कोई ट्रायल और एरर के चक्कर में जब आप कोई उस प्रॉब्लम को फेस करने की कोशिश कर रहे हो और वो नहीं हो रही है, ठीक है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, तो आप हेल्पलेस फील करोगे और फिर आप डेफिनेटली स्टेज 3 में पहुंच जाओगे। स्टेज 3 जो हमारा मेन है वो है क्राइसिस। द इंडिविजुअल एक्सपांड्स द सर्च फॉर हेल्पफुल रिसोर्सेज इन एन एफर्ट टू रिलीव द साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, ड्राइंग ऑन ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है कि आपके पास जितनी भी रिसोर्सेज है, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोपिंग मैकेनिज्म्स, जितनी भी आपकी रिसोर्सेज हैं सब आप यूटिलाइज़ कर चुके हो ताकि आपको जो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है, एग्जाम्पल एंजाइटी, ये कम हो जाए। आपने सब अप्लाई कर लिया स्टेज में। ठीक है, अगर आप सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हो स्टेज में और आप उस प्रॉब्लम को फेस कर देते हो तो यहीं पे प्रॉब्लम एंड हो जाएगी। ठीक है, बट अगर फिर भी प्रॉब्लम एंड नहीं होती है तो आप नेक्स्ट स्टेज पर जाओगे। ठीक है, तो व्हेन ऑल द अटेम्प्ट्स फेल, एंजाइटी इंटेंसिफाइज टू अ सीवियर लेवल एंड देन टू पैनिक। जब आपकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं तो आपकी जो एंजाइटी है वो बहुत ज़्यादा सीवियर लेवल पर पहुंच जाती है, फिर आप पैनिक करना स्टार्ट करते हो और एंड द पर्सन मोबिलाइजेस ऑटोमेटिक रिलीफ बिहेवियर, और आप जो दो चीज़ करते हो, फ्लाइट और फाइट। या तो आप उस प्रॉब्लम को लड़ोगे उस प्रॉब्लम से, या फिर फ्लाइट, या फिर उस प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश करोगे। ठीक है, एट दिस पॉइंट सम पीपल में सीक असिस्टेंस फ्रॉम प्रोफेशनल्स फॉर पॉसिबल आंसर्स एंड रेजोल्यूशंस। इस मोमेंट पे, इस स्टेज में जो है कुछ लोग जो है प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जांपल काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। ठीक है, सम फॉर्म ऑफ रेजोल्यूशन में बी मेड सच एज रीडिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ट्राइंग अगेन टू फाइंड अ सोल्यूशन। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, व्हाट विल दे डू, वो उस प्रॉब्लम को आपको बोलेंगे रीडिफाइन करो, मतलब उस प्रॉब्लम हुई कि आपके साथ उसको दोबारा से आप समझो। ठीक है, समझो, फिर समझने के बाद आप फिर से एक नया सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो। If new methods are successful, the crisis will resolve and the person will return to a functional level that may be same, higher or lower than previously. अगर इस न्यू मेथड से जो है आपको सक्सेस मिला, अपनी प्रॉब्लम को फेस कर ली इजीली, ठीक है, तो क्या होगा, क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगी। मतलब आपने क्राइसिस को फेस कर लिया, सोल्यूशन निकल गया, क्राइसिस ख़त्म। फिर आप जो नॉर्मल लेवल पे आ जाओगे, आपका जो नॉर्मल फंक्शन लेवल पर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर तब भी स्टेज 3 में भी आप क्राइसिस को फेस नहीं कर पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होगा, आप स्टेज 4 में चले जाओगे।
स्टेज 4 है हमारी पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइजेशन। आपका इंडिविजुअल जो आपकी पर्सनालिटी है वही डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, वही चेंज्ड हो जाएगी। If the problem is not resolved in the second or third phase and new coping skills are ineffective, anxiety may overwhelm the individual and lead to panic or despair, a hallmark of this phase. Serious disorganization, confusion, depression, possible psychotic thinking or violence against oneself or others may be present, and it is at this point that external supports become necessary. जैसे मैंने आपको बोला अभी कि स्टेज 3 तक जो अगर आप क्राइसिस को फेस फिर भी नहीं कर पा रहे हो, आप स्टेज 4 में चले जाओगे जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी, तो आप एज एन इंडिविजुअल जो है आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ पैनिक स्टेज पे आप पहुँच जाओगे, ठीक है, जहाँ पे आप कन्फ्यूजन रहेगी, यू विल फील डिप्रेस्ड फील करोगे, और साइकोटिक थिंकिंग मतलब रियलिटी से हटकर आप सोचने लगोगे, वॉयलेंस अगेंस्ट वन सेल्फ और अदर्स, या तो अपने आप को सेल्फ हार्म करोगे या फिर दूसरों को हार्म पहुंचाओगे, ठीक है, फिजिकल हार्म। और इस स्टेज पर आके ना आपको किसी भी इंडिविजुअल को जो क्राइसिस फेस कर रहा है उसे एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत, एक्सटर्नल सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, एग्जांपल हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। तो ये हमारे 4 लेवल्स थे, 4 स्टेजेस थे क्राइसिस के। देन वी हैव साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस, द मेजर फीलिंग इन क्राइसिस सिचुएशन इज एंजाइटी। सबसे पहला जो हमारा साइन एंड सिम्टम है जब आप किसी भी क्राइसिस सिचुएशन को फेस करते हो वो है एंजाइटी, ठीक है। एंजाइटी में भी मैनिफेस्टेड थ्रू डिप्रेशन, एंगर एंड गिल्ट। एंजाइटी जो है आप किस तरीके से दिखाओगे, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है, एंजाइटी की वजह से, या तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, या आप एंजाइटी को गुस्से में दिखाओगे, ठीक है, दो लोगों पे गुस्सा करोगे। अगर आपको एंजाइटी होती है, आप नहीं संभाल पा रहे हो अपने आप को, तो आप दूसरों पे गुस्सा दिखाओगे। गिल्ट, ठीक है, मतलब गिल्ट यानी किसी भी बात का बहुत अपने आप को बुरा फील करवाना, मतलब आपको ऐसा लगेगा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसको दुख पहुंचाया। एग्जाम्पल है गिल्ट के, ठीक है। द इंडिविजुअल में बिकम इरैशनल एंड ब्लेम अदर्स फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड टू हिम। एक अनदर जो साइन है क्राइसिस का वो ये है कि जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा इरैशनल हो जाएगा, ठीक है, और वो दूसरों को अपनी प्रॉब्लम की वजह से दूसरों को ब्लेम करेगा कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ये है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ क्राइसिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। एंड आई वुड से कि आप इस वीडियो को दोबारा से देखो, समझने की कोशिश करने के लिए, ठीक है। थैंक यू।